एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत के संविधान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है भारत के संविधान के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का। लगभग 4 से 5 वीडियोज़ ही मैं आपको दूंगा इसमें, और जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। कम से कम आप इन 4 से 5 वीडियो को देख लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे लेखपाल की परीक्षा में बैठते वक्त, क्योंकि इन 4 से 5 वीडियो में हम बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स और पॉइंट को क्वेश्चंस के अलावा कवर करवाएंगे आपको, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये हमारा भारत के संविधान के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की शक्ति दी गई है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, दोहन होता है, तो उन फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने की शक्ति भारत में किसके पास है। तो भारत में फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने की शक्ति किसके पास दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास और हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के पास जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का दोहन होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वह सीधे आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। वहीं आर्टिकल 226 के तहत वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट के पास जा सकता है। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास जा सकता है और आर्टिकल 32 के तहत वह अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकार क्या है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या हैं? ये वाद योग्य हैं या अवाद योग्य हैं या लचीले हैं या कठोर हैं? क्या हमारे हैं मौलिक अधिकार? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं। अब ये किस प्रकार से वाद योग्य हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, अगर वह किसी के द्वारा उसका हनन किया जाता है, अगर किसी के द्वारा उसका दोहन किया जाता है, तो वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो मौलिक अधिकार है वह वाद योग्य होता है। इसका हनन होने पर सीधा कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को का हनन रोकने के लिए जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास। जो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ये वाद योग्य हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हमारे जो डीपीएसपी हैं, हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या है? ये वाद योग्य हैं, ये अवाद योग्य हैं या लचीले हैं या कठोर हैं? तो हमारे जो डीपीएसपी ये अवाद योग्य होते हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। डीपीएसपी हमारे जो है अवाद योग्य, यानी कि अगर डीपीएसपी को लागू सही तरीके से नहीं किया जाता है तो इसको आप लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। तो यह दो मेजर डिफरेंस है, इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार आपके वाद योग्य होते हैं, लेकिन आपके डीपीएसपी अवाद्य योग्य होते हैं, यानी कि इनको लागू करवाने के लिए आप कानून का सहारा नहीं ले सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य। आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तो बिल्कुल ही गलत कथन है आपका पहला, तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो दूसरा भी कथन आपका यहाँ पे थोड़ा सा इसको रखते हैं ब्रैकेट में। इसके बाद आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो इसको भी अभी ब्रैकेट में रखते हैं।
और इसके बाद कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये भी कथन आपका गलत दिया है, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इमरजेंसी के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं आपके निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 आपके जो हैं, आपके जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, राइट टू लाइफ, और दो आपका 20 वाला कौन सा है, तो दोष सिद्धि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपका है राइट टू लाइफ वाला, राइट यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार वाला आर्टिकल है। आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, भूलना नहीं है। वहीं अन्य आर्टिकल जो है निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, यानी कि कभी भी ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकार हैं। टोटल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, तो आप याद कर लीजिएगा। टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आइए एक नज़र में देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 14 से लेके आपका आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 से लेके आपका आर्टिकल 18 तक कौन सा मौलिक अधिकार है, तो समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, यह आर्टिकल 14 से 18 के मध्य है। वहीं आर्टिकल 19 से लेके 22 के मध्य कौन सा है तो आर्टिकल 19 से लेके 22 के मध्य आपको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आपका है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 23 और 24 आपका है तीसरा वाला मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 23-24 किससे संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किसके, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है आपका आर्टिकल 23 और 24। इसके बाद आर्टिकल आपका यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आपको मिलेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है आपको मिलेगा आर्टिकल 25 से लेके 28 के मध्य। वहीं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। आप देखिएगा, सांस्कृतिक और जो शैक्षिक अधिकार है उनको आर्टिकल 29 और 30 के मध्य रखा गया है। वहीं लास्ट हमारा जो मौलिक अधिकार वो है आर्टिकल 32 वाला, कौन सा है, तो आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत रखा गया। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, उपर्युक्त सभी जो मैंने आपको अधिकार बताए हैं आर्टिकल 32 से पहले जो भी मैंने आपको अधिकार बताए हैं, अगर उन सभी अधिकारों का हनन होता है, उन सभी अधिकारों का दहन होता है, तो उन सभी अधिकारों के दहन को रोकने के लिए, उन सभी अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए आर्टिकल 32 को इसमें सम्मिलित किया गया था। आर्टिकल 32 क्या करता है कि इन सभी आर्टिकल का दोहन होने से रोकता है। किसी व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है अपने मौलिक अधिकारों के हनन को रोक सकता है, उनका दोहन होने से रोक सकता है। डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि भैया जज साहब हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, कृपया इसके बारे में आप कुछ उचित कदम उठाएं। तो आर्टिकल 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। इसी कारण से हम आर्टिकल 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ये टोटल 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में कम से कम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आइए देख लेते हैं इसको। मूल अधिकारों के अंतर्गत यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है, तो मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल 23 और 24 का संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। आर्टिकल 23 और 24 का संबंध किससे है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, जिसमें से आपका आर्टिकल 23 किसकी बात करता है तो आर्टिकल 23 आपकी बात करता है कि
बलात्श्रम यानी कि मानव के यानी कि मनुष्य के बेगारी पर, यानी कि मनुष्य से ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, बिना मजदूरी के किसी से कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, यानी कि बेगारी और दुर्व्यापार का को प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। यानी कि मनुष्य के बलात्श्रम यानी कि मनुष्य के बेगारी और उसके दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है आपका आर्टिकल 23। वहीं आर्टिकल 24 जो है यह प्रावधान करता है कि किसी भी कारखानों में जो आपके हानिकारक कारखाने हैं, जो स्वास्थ्य पर बच्चों के बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, उन कारखानों में 14 वर्ष से, आप याद रखिएगा, उन कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा, बच्चों को काम करने नहीं दिया जाएगा। यह प्रावधान करता है आर्टिकल 24। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 24 जो है यह बालकों के नियोजन से संबंधित है। यह क्या कहता है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा किसी भी कारखानों में, जो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे कारखानों में बच्चों को काम करने नहीं दिया जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के। तो ये उम्र की सीमा भी आपको याद रखनी है। आर्टिकल 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो है आपका है, यह अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की उन्मूलन की बात करता है। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये चारों जो आपके आर्टिकल हैं आपके समानता के अधिकार के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 आपका क्या कहता है? तो आर्टिकल 14 आपका विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कि कानून के समक्ष, कानून के सामने सब समान है, इसकी बात करता है आर्टिकल 14। वहीं आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 15 जो है आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, आर्टिकल 15। वहीं आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है आपका आर्टिकल 16। वहीं आर्टिकल 17 आपकी बात करता है अस्पृश्यता के उन्मूलन की, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के अंत की बात करता है आपका आर्टिकल 17। तो ये चारों आर्टिकल आपके थे समानता के अधिकार के, इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? यानी कि जो सिख आपके कृपाण धारण करते हैं उनको किस अनुच्छेद के तहत माना गया है कि यह उनके धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो सिख जो है कृपाण जो धारण करते हैं यह किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 25 आपका जो है राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में से संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? तो आर्टिकल 32 को आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 32 को जो है, जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला आर्टिकल, आर्टिकल 32 इसको जो है BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब इसको संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा गया था? क्योंकि यह एकमात्र आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं उनके दोहन को रोकता है, उनके हनन को रोकता है आर्टिकल 32। इसी कारण से जो BR अम्बेडकर थे इन्होंने इसको जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? आपको बताना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है किस रीट को जारी किया जा सकता है। तो आपकी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है आप याद कर लीजिएगा, जो आपका हैबियस कॉर्पस है यह आपका जारी किया जा सकता है किसके लिए? तो यह आपका जारी किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। इसके बारे में आपको याद रखना है। टोटल हमारे भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रीट का जिक्र है। कितने? तो 5 प्रकार के रीट हैं। कम से कम ये संख्या पे याद रखिएगा, 5 प्रकार के रीट हैं। कौन कौन से?
तो एक आपका हो गया हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका हो गया मैंडेमस यानी कि परमादेश हो गया, तीसरा आपका हो गया उत्प्रेषण हो गया, उत्प्रेषण को हम बोलते हैं सर्टियोरी। इसके बाद चौथा आपका हो गया अधिकार परीक्षा हो गया, अधिकार परीक्षा को हम बोलते हैं क्यूओ वारंटो, और इसके बाद पांचवा आपका हो गया प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। तो टोटल 5 प्रकार के आपके रिट हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। पहला आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका हो गया मैंडेमस हो गया, तीसरा आपका हो गया प्रतिषेध हो गया, चौथा आपका हो गया उत्प्रेषण हो गया, और पांचवा आपका हो गया अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार बन गया है, तो आप याद कर लीजिएगा संपत्ति का अधिकार जो है अब हमारा क्या है, एक कानूनी अधिकार है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। सबसे पहले यह जो संपत्ति का अधिकार था यह आपका फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, यह आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आपका एक संविधान संशोधन किया गया था 44वां। आप याद कर लीजिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो आपका संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसको बना दिया गया था एक कानूनी अधिकार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यह आर्टिकल 300 क में आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना। पहले यह आर्टिकल 31 में था, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता था यह आपका संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब यह आर्टिकल 300 क के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था, तो मैंने आपको अभी बताया 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसी के तहत जो है इसको समाप्त कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, और शिक्षा का अधिकार कब प्रभाव में आया था आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 अप्रैल सन 2010 को आप याद कर लीजिएगा, 1 अप्रैल सन 2010 को आपका शिक्षा का जो अधिकार था यह प्रभाव में आया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार था यह कब जोड़ा गया था, तो 86वां 86th अमेंडमेंट जो था, 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 वाला, इसके अंतर्गत जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया था और इसको आर्टिकल 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। यह उद्देश्य आपका होता है डीपीएसपी का, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य होता है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यह भी आपका उद्देश्य होता है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सी वाला था यह आपका गलत दिया गया था। आप याद कर लीजिएगा, यह डीपीएसपी का यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं होता है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका डीपीएसपी है यह किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल के मध्य है, तो आप याद कर लीजिएगा आर्टिकल जो आपका 36 से 51 है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के मध्य आपको मिलेगा डीपीएसपी। और कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य आपको मिलेगा डीपीएसपी। और डीपीएसपी से पहले आपको था फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 में आपका आता है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मैंने आपको अभी बताया आयरलैंड के, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरलैंड के। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो मैंने आपको पहले प्रश्न में आपको बताया था, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत आपका क्या है, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या कोई नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अवाद योग्य, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समान कार्य के लिए समान वेतन
भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, या आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो यह आपका आता है आर्टिकल 39 के अंतर्गत। आर्टिकल 39 के अंतर्गत बहुत सारे आपके प्रावधान, उन प्रावधानों में से एक है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही जो है आपके पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान है आर्टिकल 40 के अंतर्गत है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है, तो इसमें से आपका विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आप याद कर लीजिएगा। विदेश नीति से संबंधित आपका अनुच्छेद है 51, आप इसे याद कर लीजिएगा। डीपीएसपी का ये आर्टिकल है, ये चारों आर्टिकल आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ये आर्टिकल हैं, तो इसमें से आपका जो आर्टिकल 51 है यह विदेश नीति से संबंधित है। तो आइए इन चारों आर्टिकल के बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 4 आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये 4 आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए हैं, तो इनको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा एक बार इत्मीनान से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 48 और ए 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51, इन चारों के बारे में मैंने इनमें क्या क्या प्रावधान है इन आर्टिकल में, इनको आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया, यानी कि इसमें से कौन सा एक डीपीएसपी था, डीपीएसपी इसमें से कौन सा था जो बाद में संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। तो इसमें से अमेंडमेंट के थ्रू आपका जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सहायता, आप याद कर लीजिएगा। इसमें से जो मुफ्त कानूनी सहायता थी यह आपकी आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ी गई थी, तथा यह आर्टिकल 39 क के अंतर्गत आता है, 39A के अंतर्गत आता है आपका मुफ्त कानूनी सहायता, और यह आपका निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था। इन चारों आर्टिकल से जुड़े, इन चारों ऑप्शन से जुड़े कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं, आइए उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन चारों ऑप्शन से जुड़े आर्टिकल को मैंने एक जगह लिख दिया है। आर्टिकल 39A जो प्रश्न का राइट आंसर आपके था, समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है आपका आर्टिकल 39A, तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था आपका 39A। वहीं आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। आर्टिकल 44 आपकी समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। एकमात्र राज्य आपका गोवा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आर्टिकल 48 जो है आपके कृषि तथा पशुपालन का संगठन, गायों व बछड़ों तथा अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाने की बात करता है आपका आर्टिकल 48। तो इन चारों आर्टिकल के बारे में आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही जो है भारतीय संविधान में जो है ऐड किए गए थे मूल कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा एकदम डिटेल मैंने अपलोड किया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, तो इसको देख लीजिएगा एक बार आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इनको ऐड किया गया था। भाग 4 क और अनुच्छेद 51A आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में यानी कि जब शुरुआत में जो है इनको ऐड किया गया था तो शुरुआत में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान में हमारे जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं संविधान में। तथा 11वां मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा था, तो जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देगा। तो ये आपका 11वां
मौलिक कर्तव्य था जो 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐड किया गया था। तथा आपके जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, जो आपके मूल कर्तव्य होते हैं, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो आर्टिकल 51A, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया और आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? तो भाग 4 क, यानी कि भाग 4 क के अंतर्गत आपके मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं, मैंने जो आपको अभी बताया है। इसके बाद यह लास्ट प्रश्न हमारा था। तो इस प्रकार से आपके जो पार्ट 1 था भारतीय इंडियन पॉलिटी का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसका पार्ट 2 जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।